जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, अंत्योदय एकेडमी एमपीपीएससी मेंस की परीक्षा पर समर्पित एक संस्थान है। साथियों, आज यहां पर हम डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज की तृतीय श्रृंखला का विस्तृत विश्लेषण लेकर यहां पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, यदि आप 2019 की मुख्य परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो 1099 में हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में यदि आप इतना अफर्ट नहीं कर पाते हैं तो 399 में 35 टेस्टों की श्रृंखला उनके मॉडल आंसर के साथ क्रय कर सकते हैं। यदि हिस्ट्री की 3 मार्कर 1000 प्रश्नों का संग्रह आपको चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही में 2019 के लिए डेली प्रैक्टिस और 2020 के लिए डेली प्रैक्टिस सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक संपर्क के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 3 मार्कर प्रश्नों को। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा 3 मार्कर प्रश्न पर चलते हैं और देख लेते हैं पहला 3 मार्कर। पहला 3 मार्कर हमने दिया था सल्तनत कालीन साहित्यिक स्रोत लिखिए। यहां पर हमको कोई भी 3 सल्तनत कालीन के साहित्यिक स्रोत लिखने थे। साहित्यिक से मतलब है कोई भी किताबें जिनसे सल्तनत कालीन के विषय में जानकारी प्राप्त होती हो। तो हम उन किताबों के नाम लिख देते हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा विख्यात है तारीख उल हिंद, जो कि अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। दूसरा है किताब उल रहला, जिसे हम साधारण रूप में रहला कहते हैं, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। मोरक्को से आया हुआ एक यात्री था। इसी प्रकार तारीख ए फिरोज शाही, जो कि जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई है। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई बुक है। इस प्रकार से आप इस 3 मार्कर प्रश्न में लिख सकते थे। जब प्रश्न में स्पष्ट पूछा जाए कि किन्हीं 3 साहित्यिक स्रोतों को लिखिए तो क्रमवार 3 को लिख दें। आप ज्यादा वहां पर होशियारी दिखाने का प्रयास ना करें, क्योंकि चेक करने वाला आपसे बहुत ज्यादा होशियार है। वहां पर ऐसा प्रोफेसर चेक कर रहा है जो कि पिछले 20 से 30 सालों से इतिहास पढ़ा रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संसवनी वंश, टाइपिंग मिस्टेक को आप कृपया इग्नोर कर दें। संसवनी वंश 12वीं शताब्दी का गौरी वंश था। गौरी वंश का ही अन्य नाम संसवनी वंश था। इसके संस्थापक संसवनी थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम संसवनी पड़ गया था। संसवनी वंश गौर क्षेत्र प्रांत, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, वहां पर विस्तृत था। इसके प्रमुख शासक मोहम्मद गौरी, गयासुद्दीन आदि प्रमुख शासक थे। इस तरह इसकी राजभाषा फारसी थी। फारसी क्यों थी? क्योंकि अफगानिस्तान क्षेत्र में फारसी भाषा ही ज्यादा प्रचलित होती है। इस तरह से आप संसवनी वंश को 3 मार्कर में आराम से लिख सकते थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा तीसरा 3 मार्कर प्रश्न था राक्षस तंगड़ी। राक्षस तंगड़ी क्या है? आपने सुना होगा संगम कालीन में एक युद्ध हुआ था राक्षस तंगड़ी, जैसे तालीकोट्टा का युद्ध भी कहा जाता है। वहीं से यह प्रश्न उठकर आया है और हाल ही में एक बुक भी लिखी गई है। उस संदर्भ में यह थोड़ा क्रमवार चर्चा चलती रहती है, इसलिए यह प्रश्न उठ सकता है। हमने इसलिए इसे यहां पर इनपुट किया है। राक्षस तंगड़ी विजयनगर साम्राज्य कालीन एक प्राचीन स्थल है। तालीकोटा कर्नाटक में एक स्थित गांव है। राक्षस तंगड़ी एक गांव है जो कि तालीकोटा कर्नाटक में स्थित है। इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? 1565 में एक युद्ध हुआ था, राक्षस तंगड़ी का युद्ध, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। इसीलिए राक्षस तंगड़ी प्रसिद्ध है। हाल ही में गिरीश कर्नाड के द्वारा इस पर पुस्तक भी लिखी गई है, जिसका टाइटल राक्षस तंगड़ी ही रखा गया है। इस तरह से आप राक्षस तंगड़ी को 3 मार्कर प्रश्न में आराम से लिख सकते थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न था सालव वंश। सालव वंश क्या था? सालव वंश विजयनगर साम्राज्य का ही एक प्रमुख वंश था, अर्थात विजयनगर साम्राज्य पर ही इसने भी शासन किया था। इसकी स्थापना 1485 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक सालव नरसिंह थे। सालव नरसिंह ने इसकी स्थापना की और इसके अन्य शासक इम्मादी नरसिंह आदि हुए हैं। इस तरह इसका सालव वंश का विस्तार दक्षिण भारत में ज्यादा हुआ है। इस तरह से आप सालव वंश को लिख सकते थे। सालव वंश का जो संस्थापक था सालव नरसिंह, उसको प्रथम बला पहाड़ की उपाधि भी दी गई थी। आप इसे भी यहां पर लिख सकते हैं, सालव नरसिंह के ब्रैकेट में लिख दें प्रथम बला पहाड़। चलिए आगे चलते हैं और अब देख लेते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न था और यह तृतीय अंक में अंतिम प्रश्न था, ताजमहल क्या है? ताजमहल, तो हम ताजमहल के बारे में लिख देते हैं कि मुमताज महल की याद में निर्मित एक संगमरमर का मकबरा है। यह ताजमहल है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था यमुना नदी के किनारे आगरा में।
यहाँ पर यह स्थित है। ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी था। आपने सुना होगा कि शाहजहां ने अहमद लाहौरी के बाद में हाथ कटवा दिए थे ताकि इस तरह की अन्य इमारत ताजमहल के सामने ना टिक पाए और कोई सी इमारत निर्मित ना हो पाए। 1983 में ताजमहल को भारत की प्रथम यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि ताजमहल हमारा विश्व धरोहर स्थल है। इस तरह से आप इस 3 मार्कर प्रश्न को लिख सकते थे। यहाँ पर पितृदूर तकनीक का भी आप उपयोग कर सकते हैं लिखने के लिए, यदि आपको याद आ जाए तो। चलते हैं हमारे 6 मार्कर प्रश्नों की ओर। इस तरह के वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 6 मार्कर में हमारा पहला प्रश्न था, हुमायूं की असफलता के कारण लिखिए। अब हुमायूं की असफलता आपको लिखना है तो आप इस प्रश्न को बड़े आराम से लिख सकते हैं यदि आपने थोड़ा बहुत हुमायूं के बारे में पढ़ा है तो। सबसे पहले इंट्रो दे देते हैं। मुगल बादशाह हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठते हुए भी शासन को परिपक्व रूप से नहीं संचालित कर पाया। इसके पीछे निम्न कारण थे। हमने बोल दिया कि मुगल बादशाह था हुमायूं जो कि दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ था, लेकिन वह फिर भी शासन को अच्छे तरीके से नहीं चला पाया। इसके निम्न कारण थे। तो क्या कारण थे देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही था कि साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। यह सबसे बड़ा असफलता का कारण था। क्यों? क्योंकि हुमायूं को शासन एक करके रखना चाहिए था, लेकिन उसने एक करने की बजाय उसने शासन का विभाजन करके अपने भाइयों के बीच में बांट दिया। हिंदाल, असगरी आदि उसके भाई थे, तो इनको उसने शासन बांट दिया। इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और जो क्षेत्रीय दल थे, जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं, वह उदय होने के हेतु अग्रसर होने लगी। उनको बढ़ावा मिल गया क्योंकि केंद्रीय साम्राज्य अब कमजोर होने लगा था। दूसरा बिंदु है हुमायूं का विलासितापूर्ण जीवन। हुमायूं ने चुनार में 6 माह, गौड़ क्षेत्र में 8 माह और कई माह मांडू में विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत किए। इस तरह का समय व्यर्थ करना एक शासक को शोभा नहीं देता है और यही कुछ कारण होते हैं जो कि साम्राज्य की पतन की ओर इसको ले जाते हैं। इसी तरह हुमायूं की असफलता में भी इस तरह का विलासितापूर्ण जीवन एक कारण रहा। तीसरा बिंदु है हुमायूं की गुप्तचर व्यवस्था का असक्रिय रहना। कुछ निकम्मे तरह के गुप्तचर इनके शासनकाल में थे जिन्होंने हुमायूं जी को अफगानों की शक्तियों एवं शेरशाह के उदय का पता ही नहीं दिया। इस तरह से जब कोई क्षेत्रीय शक्ति बहुत तेजी के साथ उदय होती है तो गुप्तचरों का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने शासक को इससे आगाह कराएं और नीतियों निर्माण के लिए सुझाव दें, परंतु यह नहीं हुआ। यह भी हुमायूं की असफलता का एक कारण था। और कारण देख लेते हैं। अब इस तरह से हमारी शब्द सीमा जब खत्म होने को आती है तो आप अन्य कारण करके छोटे छोटे बिंदुओं में इसे लिख सकते हैं। जैसे पहला है शेरशाह की बढ़ती शक्ति की उपेक्षा करना। ये हम वहां पर बता चुके हैं, लेकिन स्पष्टतः नहीं बताया, इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट बढ़ाकर लिख दिया है। अगला है दूरदर्शी नीतियों का अभाव। यह शेरशाह की शक्तियों से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि हुमायूं दूरदर्शी नहीं था, इसलिए वह शेरशाह के आक्रमणों को नहीं पहचान पाया और उसकी मंशा को नहीं जान पाया। मुगल सेना का कमजोर होना, कहीं ना कहीं मुगल सेना भी कमजोर थी, इसीलिए हुमायूं के युद्ध अभियान जो हैं वह सफल नहीं हुए। इसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ कहें तो हुमायूं की किस्मत भी खराब थी, जैसे कि हुमायूं ने कन्नौज का अभियान किया, लेकिन इतना भयंकर प्राकृतिक प्रकोप हुआ, इतनी भयंकर वर्षा हुई कि कन्नौज का अभियान, जीता जिताया अभियान भी हुमायूं हार गए। इस प्रकार विभिन्न कारण हैं जो कि हुमायूं की असफलता के लिए उत्तरदायी रहे हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न को अटेंड कर सकते थे। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न था जो कि 6 मार्क का प्रश्न था, शेरशाह सूरी के सार्वजनिक कार्यों का हमको वर्णन करना था। तो चलिए देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के रूप में हम सबसे पहले लिखेंगे, शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में विभिन्न सार्वजनिक कार्य किए। इन्हीं कार्यों के कारण इसे द्वितीय अकबर की संज्ञा भी दी जाती है। इस तरह आप शेरशाह सूरी के इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर बता भी दिया कि उसने सार्वजनिक कार्य भी किए हैं, तो इंट्रोडक्शन में हो गया है कि हाँ, हम अपने प्रश्न पर ही लक्षित हैं। अब हम लिख देते हैं उसके सार्वजनिक कार्य। सबसे पहला था भू राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। शेरशाह ने इस तरह के सुधार किए ताकि कभी युद्ध अकाल आदि पड़े, और युद्ध अकाल जब भी पड़ा तो उसने समय समय पर किसानों की सहायता की, उनसे लगान नहीं लिया, उनकी सहायता की। इसी प्रकार शेरशाह सूरी का सबसे प्रमुख कार्य था सड़कों का निर्माण करवाना। ग्रांड ट्रंक रोड का आपने नाम सुना होगा, जो कि बंगाल से पंजाब तक विस्तृत है, जिसे आज हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं।
इसी तरह उसने दूसरी सड़क बुरहानपुर से आगरा तक निर्माण की। साथ ही में लाहौर से मुल्तान को जोड़ने वाली सड़कों आदि का सड़कों का भी निर्माण करवाया। और शेरशाह सूरी ने सड़कों के किनारे पैदल राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था, छाया, आराम के लिए वृक्ष लगाए और मस्जिदों की व्यवस्था करवाई। इसी तरह कुछ सरायों का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया, जो कि उसके कल्याणकारी कार्यों में गिना जाता है। अगला बिंदु है विभिन्न भवनों जैसे पुराना किला, सासाराम आदि का निर्माण कराया, भवनों की मरम्मत करवाई और बहुत सारे नए भवन भी निर्माण शेरशाह सूरी ने सार्वजनिक कल्याण हेतु किए। इस तरह आप इसे लिख सकते थे। साथ में और भी यदि आपको याद आए तो उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। निष्कर्षतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक, सामाजिक, सैन्य आदि के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे कल्याणकारी कार्य करवाए, जिनके कारण आज भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। इस तरह से आप शेरशाह सूरी में उसका उत्तर लिख सकते थे। इस तरह से यह 6 मार्कर क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले 6 मार्कर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था भारत में सूफी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको सूफी आंदोलन पर टिप्पणी लिखनी थी। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं। सूफीवाद होता क्या है पहले ये बता देते हैं। सूफीवाद इस्लाम की रूढ़िवादी प्रथा के खिलाफ एक आध्यात्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य बिना किसी मध्यस्थ के मानव जाति को ईश्वर की प्राप्ति करवाना था। यह सूफी आंदोलन था। हमने सूफी आंदोलन को, सूफीवाद का जो मत होता है उसे स्पष्ट कर दिया। अब हम मेन बॉडी पर आ जाते हैं कि सूफी आंदोलन क्या था। तो हम यदि आप चार्ट बनाएं तो चार्ट बनाना अच्छा होता है, क्योंकि आप चार्ट में कम शब्दों में बहुत सारा डाटा इनपुट कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह का प्रयास भी आप कर सकते हैं। एक तरफ सिलसिला, संस्थापक और उनके आदर्श यानी कि जो विचार हैं वह लिख सकते हैं। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला, इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्होंने भारत में इसका बहुत सारा विकास किया, प्रचार प्रसार किया। चिश्ती सिलसिले के अंतर्गत इस सिलसिले के संत अनुयायी शासक उस वर्ग से अलग रहते थे। इस सिलसिले के संत महबूब इलाही ने संगीत गायन की विधा शमा को लोकप्रिय बनाया। हाँ, चिश्ती संप्रदाय जो था वह संगीत प्रिय था। वहीं सोहरावर्दी संप्रदाय शेख सोहराबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा संस्थापित किया गया। इस सिलसिले के लोग शासक वर्ग से घनिष्ठ संबंध रखते थे। ये थोड़े भोग विलासी टाइप के थे सोहरावर्दी। वहीं कादरी इस्लाम की बातों का दृढ़ता से पालन करने वाले थे। कादरी सिलसिले का स्थापना शेख निजामतुल्लाह जी ने की थी। इस तरह से आप यहां लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। नक्शबंदी सिलसिला, जिसकी स्थापना ख्वाजा पीर मोहम्मद जी ने की थी, यह एक रूढ़िवादी सिलसिला था, जिसमें कि पुरानी मान्यताओं को भी प्रमुखता दी जाती थी। वहीं एक फिरदौसी सिलसिला भी था। शेख शरफुद्दीन याहया जी ने इनकी स्थापना की थी, फिरदौसी सिलसिले की। यह फिरदौसी वास्तव में एक शाखा थी सोहरावर्दी सिलसिले की, इसीलिए इसका थोड़ा प्रभाव कम रहा है। इसके बाद एक और है रशानिया, जो कि अकबर के शासनकाल में विकसित हुआ था। पीर रोशन जी ने इसका विकास किया था, यानी उनकी स्थापना की थी। इस तरह से आप सूफी सिलसिलों को, कुछ मुख्य बातें सूफी सिलसिलों की लिख सकते हैं, उनके संस्थापक, विचारक और प्रचार प्रसार जिनने किया है, उस तरह से इस प्रश्न को लिखकर समाप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमारा यह प्रश्न भी समाप्त होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब हमारे 15 मार्कर क्वेश्चन प्रारंभ हो रहे हैं। सब्सक्राइब करने का हम इस बार नहीं बोलेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। 15 मार्कर में हमारा केवल एक क्वेश्चन ही रहता है, और हमारा इसमें क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण लिखिए। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण हम लिख देंगे। सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में की गई थी। उसने दास वंश के शासनकाल की स्थापना की थी। अतः दास वंश के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत अपने शैशव काल में थी, अर्थात दिल्ली सल्तनत का निर्माण प्रारंभ हो गया था। खिलजी वंश के शासनकाल में यह अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी थी, और तुगलक वंश के अंतिम 2-3 शासकों के समय में दिल्ली सल्तनत अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। यहीं से जब 2-3 शासक जब समाप्त हो गए थे तुगलक वंश के, उनके बाद से ही दिल्ली सल्तनत का पतन आरंभ हो गया था। इस तरह हमने लिख दिया कि पतन आरंभ हो गया था, कहां से कहां तक, किस प्रकार क्या स्थिति थी। अब हम आ गए हैं मेन बॉडी पर प्रश्न की। प्रश्न में पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण, तो हम यहां पर पतन के कारण लिख देंगे। सबसे पहला है स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासन। दिल्ली के सुल्तानों ने स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासन स्थापित किया था। सुल्तान को असीमित शक्तियां एवं अधिकार प्राप्त थे,
वे अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाते थे और कानूनों को लागू करते थे। यह स्वेच्छाचारिता है दिल्ली सल्तनत के शासन की, इसीलिए ये पतन की ओर उन्मुक्त हुए। देखिए, हेडिंग देना बहुत अच्छी बात है और हेडिंग का बहुत अच्छा एक डिस्क्रिप्शन आप दें, वह आपके नंबरों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इसलिए आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पर भी काम करें। आगे चलते हैं, देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या था। विशाल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य इतना ज्यादा विस्तृत हो गया था कि उस शासक को पता ही नहीं रहता था कि हमारे शासन काल में हो क्या रहा है, किस जगह में किस प्रकार की गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है, उनका नियंत्रण नहीं रह गया था। और साथ ही में ज्यादा विस्तार हो जाने के कारण अपने शासन क्षेत्र में विचरण करने के लिए समय की अत्यधिक मांग होती थी और प्राचीन समय में आवागमन के इतने संसाधन नहीं थे कि तीव्र रूप में संचरण किया जा सके, इसलिए यह भी एक पतन का कारण बना। अगला बिंदु है केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद ही केंद्रीय शक्ति अत्यंत दुर्बल हो गई थी। जब केंद्रीय शक्ति दुर्बल हो जाती है तो प्रांतीय शक्तियां उदय होने लगती हैं। यहां पर भी सूबेदारों ने विद्रोह करके अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। अब इस तरह जब स्थापना होगी तो दिल्ली सल्तनत का पतन तय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है सल्तनत के शासक को प्रजा का सहयोग मिलना। और कालांतर में जब शासक दुर्बल होते गए, प्रजा में भी असंतोष होने लगा और प्रजा ने वहां का सहयोग नहीं दिया। अब वहां पर दिक्कत क्या थी कि सल्तनत काल में जितने भी शासक थे वो सारे मुगल थे, इस्लाम से संबंधित थे, और भारत की जनसंख्या पहले से ही हिंदू रही है। हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण शासक वर्ग इन पर अत्याचार करते थे और प्रजा इनका सहयोग नहीं करती थी। इसी कारण दिल्ली सल्तनत का पतन कहीं ना कहीं इस कारण भी हुआ है। अगला बिंदु है उत्तराधिकार के नियमों का अभाव। दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, सबसे बड़ी यही बात थी कि वहां पर उत्तराधिकार के कोई नियम नहीं थे। एक राजा के 4 बेटे हुए, 4 ही लड़ना चालू हो गए, जो बचा वह राजा बन गया। इस तरह उत्तराधिकार का युद्ध यहां पर चलता रहा और दिल्ली सल्तनत पतन की ओर लगातार रूप में अग्रसर होती रही। उसी प्रकार सहिष्णुता का अभाव, जैसे ही हमने अभी बताया था कि भारत की अधिकांश बहुसंख्यक जनसंख्या जो है वो हिंदू थी उस समय और शासक इस्लाम से संबंधित थे, तो उन शासकों में सहिष्णुता का अभाव रहता था। धर्मों को साथ में लेकर चलना अकबर एवं अशोक की तरह हर किसी को नहीं आता है, और वह बहुत पुराना समय था जब सहिष्णुता का भी अभाव होता था। यह कारण भी है कि दिल्ली सल्तनत पतन की ओर तेजी से अग्रसर हुई। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे, और अन्य भी कारण यदि आपको याद आए तो आप उनको भी लिख सकते हैं पॉइंट में, क्योंकि समय सीमा, शब्द सीमा और समय सीमा सबको बाधित करती है। अन्य कारण में लिख सकते थे कि भैया दिल्ली सल्तनत के जो दरबार थे उनमें एकता का अभाव था, और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासक भी आए जिनकी अव्यावहारिक नीतियां दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी साबित हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां बहुत अच्छी थी, जो कि वर्तमान समय में जब हम उन नीतियों का उपयोग कर रहे हैं तो वह नीतियां खराब कैसे हो सकती हैं, परंतु वह समय के अनुरूप नहीं थी। वह समय की मांग नहीं थी कि उन नीतियों को एडॉप्ट कर पाए, इसीलिए वह अव्यावहारिक नीतियों के अंतर्गत आती है। साथ ही में फिरोज शाह तुगलक की अति उदारवादिता, उनने इतने सारे कुछ व्यर्थ के ही काम किए जो कि रिलेवेंट नहीं थे, यह भी एक कारण था। साथ ही फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तराधिकारी हुए वे सारे अयोग्य हुए और पतन की ओर दिल्ली सल्तनत को ले गए। मंगोलों का लगातार आक्रमण करना मंगोलों का दिल्ली सल्तनत को आर्थिक रूप से कमजोर बना रहा था। इसी कारण यह भी कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी हुआ। अब आखिरी क्या हुआ कि लोधी वंश के शासक जो बहलोल लोधी जी थे, संस्थापक बहलोल लोधी जी थे, उनके ही दौलत लोधी जी ने बाबर को न्योता दे दिया कि आप आ जाओ, यहां पर आक्रमण करो, यहां पर बहुत ज्यादा धन है। इस तरह से किसी बाहरी विदेशी को आक्रमण के लिए आमंत्रित करना दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत ही ज्यादा घाटे का सौदा रही, और जब बाबर ने आक्रमण किया तो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। इस तरह से आप इस प्रश्न को लिख सकते थे। निष्कर्षतः यहां आप लिख सकते हो कि सुल्तान और उसके सरदार तथा स्थानीय प्रशासकों और जमींदारों के बीच संघर्ष, प्रांतीय और भौगोलिक समस्याएं आदि ने मिलकर दिल्ली सल्तनत को ग्रसित किया। सुल्तान इन समस्याओं को हल करने का प्रयास तो करता था, किंतु उन समस्याओं को समूल रूप से नष्ट नहीं कर पाता था और ना ही सामाजिक तथा प्रशासनिक संरचना में कोई मौलिक बदलाव ला सकता था।
इसीलिए दिल्ली सल्तनत पतन की ओर अग्रसर हुई। इस तरह से आप इस प्रश्न पत्र को हल कर सकते थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटेंट यदि आपको पसंद आता है और यदि आप एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए लक्षित हैं तो हमारे साथ जुड़िए रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।